दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी का सुकून एफएम चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं जिद्दी बिलियनियर कहानी। दोस्तों कहानी बड़ी ही इंटरेस्टिंग है और इसे बड़े इत्मीनान से आप देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस कहानी को शेयर ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों तक ज़रूर भेजें और एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी है। चलिए आज के जिद्दी बिलियनियर कहानी के एपिसोड नंबर 4 में आपका फिर से स्वागत है। शुरू करते हैं कहानी। एंटरटेनमेंट वर्ल्ड के लिए राहुल की ये अनाउंसमेंट किसी धमाके से कम नहीं था। मेरी लवर कहते ही राहुल ने यह पक्का कर दिया कि कल की हेडलाइन कविशा के नाम होगी। वहीं मयूरी को पता था कि राहुल अपनी ताकत का इस्तेमाल करके कविशा को रातों रात सुपर स्टार बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मयूरी का इरादा अटल था। जब तक आखिरी पत्ता न फेंका जाए, हार और जीत का फैसला नहीं होता। दूसरी तरफ कविशा किसी मासूम परी की तरह राहुल से चिपक गई। क्रू मेंबर्स और अन्य लड़कियां उसकी चापलूसी करने लगे। एक लड़की ने तारीफ करके कहा, वाह, सीओ राहुल की पसंद कितनी बेहतरीन है। कविशा बिल्कुल किसी राजकुमारी जैसी है। वहीं यह सब देखकर मधु का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। उसने गुस्से में अपने दांत भींच कर कहा, मयूरी, ये तुम्हारे साथ तो सरासर नाइंसाफी है। उसका मन राहुल के दांत तोड़ने का कर रहा था, लेकिन उससे उलट मयूरी ने शांति से मुस्कुराकर उसकी बात के जवाब में कहा, मधु, हमारी स्काई टूट चुकी है। उसे अब पूरा हक है किसी के साथ रहने का। मुझे कोई दिक्कत नहीं। मयूरी की आंखों में बिल्कुल भी नाराजगी नहीं थी। मयूरी की आंखों में कोई दुख न देखकर मधु को राहत मिली, लेकिन फिर भी वो कविशा की चालाकी से नफरत करने लगी थी। वहीं राहुल कविशा को आगे बढ़ा ही रहा था। तभी कविशा ने मासूमियत का नाटक करके कहा, राहुल, क्या वो मेरी बड़ी बहन मयूरी नहीं है? उसने जानबूझकर ये सब थोड़ा ऊंची आवाज में कहा। उसकी ये चाल काम कर गई। उसने उसकी बात सुनकर वहां मौजूद लोगों में कानाफूसी शुरू हो गई। लोग जानते थे कि मयूरी कभी शहर की नंबर 1 सोशलाइट थी, लेकिन अब वो बदहाल है। लड़कियों ने मयूरी का मजाक उड़ाना भी शुरू कर दिया। उनमें से किसी एक ने चिल्लाकर कहा, ओह, कितनी शर्म की बात है। बाप ने घर से निकाल दिया और अब बहन की शोहरत के सहारे यहाँ खड़ी है। इसका करेक्टर ही खराब होगा, तभी तो ये हाल है। ये बात सुनकर मधु ने मुट्ठी भींच ली। गुस्से में उसने मयूरी से कहा, मयूरी, ये औरत तुम्हें जानबूझकर नीचा दिखा रही है। तभी मयूरी ने गहरी सांस ली और 2 कदम आगे बढ़ी। उसने कविशा की आंखों में देखकर एक ठंडी मुस्कान के साथ कहा, बहन, तुम्हें यहाँ देखकर अच्छा लगा। जरा अपनी माँ टीचर कृतिका को मेरा संदेश दे देना। कल रात उन्होंने मुझे कल रात उन्होंने मुझे बंगले पर खाने के लिए बुलाया था, लेकिन मैं नहीं आ पाऊंगी। मुझे डर है कि मेरी माँ उन्हें देखेगी तो उनकी तबीयत और बिगड़ जाएगी। मयूर ने कृतिका का नाम इतनी जोर से दिया कि पूरा हॉल में सन्नाटा छा गया। लोग एक दूसरे को देखने लगे। एक लड़की ने फिर फुसफुसाकर कहा, क्या कविशा टीचर कृतिका की बेटी है? मयूरी की बातों से तो लग रहा है कि टीचर कृतिका और मयूरी की माँ के बीच का बड़ा कड़वा रिश्ता है। भीड़ में चर्चा का रुख बदल गया। उसकी बात सुनकर उसके बगल वाली लड़की ने कहा, ओह, इसका मतलब है कृतिका एक रखेल थी। उसने मयूरी के पिता को फुसलाकर मयूरी और उसकी माँ को घर से निकलवा दिया। ओहो, और कविशा, वो तो 20 साल की लग रही है। मतलब ये सब सालों से चल रहा था। टीचर कृतिका का होली कैरेक्टर सिर्फ एक दिखावा था। तभी अचानक जो निगाहें मयूरी को तिरस्कार से देख रही थी, वे कविशा पर शक की सुइयां चुभोने लगी। राहुल द्वारा कविशा को दी गई ऊंची पदवी एक पल में जमीन पर आ गिरी। कविशा ने नफरत में अपने दांत खींच लिए। उसने सोचा था कि मयूरी को अपमानित करेगी, लेकिन मयूरी ने तो एक ही वाक्य में उसके पूरे परिवार के काले सच को मीडिया के सामने ला दिया। वो मयूरी को कमजोर समझ रही थी, लेकिन मयूरी के शब्द अब पहले से कहीं ज्यादा नुकीले और धारदार हो चुके थे। वहीं मधु ने भी मयूरी को चुपके से अंगूठा दिखाकर कहा, शाबाश मयूरी, तुमने इसकी बोलती बंद कर दी। आगे से मयूरी ने कोई जवाब नहीं दिया। वो अपनी माँ की पर्सनल लाइफ को तमाशा नहीं बनाना चाहती थी, लेकिन अगर कविशा उसे गड्ढे में धकेलने की कोशिश करेगी तो उसके साथ लेकर ही डूबेगी। ये तो बस शुरुआत थी। तभी राहुल ने माहौल की गंभीरता को भांप लिया। उसने रक्षात्मक अंदाज में अपना हाथ बढ़ाकर कविशा के कंधे को थाम लिया और गपशप कर रहे लोगों की तरफ देखकर जोर से खांसा। उसकी एक ही नजर ने पूरे हॉल को फिर से सन्नाटे में डुबो दिया। राहुल ने कम आवाज में कहा, कविशा, चलो यहां से। राहुल की बात सुनकर कविशा का चेहरा उतर गया। वो जानती थी कि राहुल सबके सामने मयूरी को खरी खोटी सुनाए और उसकी रक्षा करे।
लेकिन राहुल ने बस उसके कंधे सहलाए। कविशा ने शिकायत करने के लिए मुंह खोला, लेकिन तभी उसने देखा राहुल ने उस पर अपनी भौहें तान दी थी। उसकी आंखों में स्पष्ट झुंझलाहट थी। ये पहली बार था जब राहुल ने उसे ऐसी नजर से देखा था। कविशा तुरंत नरम पड़ गई। उसने आज्ञाकारी स्वर में कहा, "हाँ, ठीक है राहुल, जैसा तुम कहो।" यह कहकर वो उसके करीब आ गई और उसके साथ चलने लगी। पैनल के पास पहुंचते ही कविशा ने फुसफुसा कर कहा, राहुल, दीदी ने मेरी माँ के बारे में जो कहा, उसने मुझे बहुत आहत किया है। मैं बस। राहुल ने उसे बीच में टोक कर कहा, अगर तुमने उसे बहन कहकर सबके सामने नहीं उकसाया होता तो तुम्हारी माँ का जिक्र क्यों करती? कविशा, ये इंडस्ट्री दिमाग से चलती है, जबान से नहीं। उसकी बात सुनकर कविशा सन रह गई। उसे लगा कि राहुल उसे बेवकूफ कह रहा है। क्या राहुल ने उसे बहन कहने के पीछे की चाल समझ ली थी? अगर ऐसा था तो उसकी मासूम छवि पर दरार पड़ सकती थी। इसलिए उसने तुरंत राहुल की आस्तीन पकड़ी और नखरे दिखाकर बोली, मुझे माफ कर दो, मैं उसे देखकर घबरा गई थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो इतनी क्रूरता से मेरी माँ को इसमें घसीटेगी। राहुल का दिल पसीज गया। उसने दिलासा देकर कहा, तुम अभी इस दुनिया में नहीं हो। मयूरी यहाँ 3 साल से संघर्ष कर रही है। वो बहुत चालाक हो चुकी है। तुम उससे जीत नहीं पाओगे। चिंता मत करो, तुम बस अपनी परफॉर्मेंस पर ध्यान दो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। कविशा अंदर ही अंदर जीत की खुशी से झूम उठी। तभी दरवाजे पर फिर से हलचल हुई। मेहता एंटरटेनमेंट के सीईओ वहां पर पहुंच चुके थे। ये पता चलते ही राहुल ने एक ठंडी मुस्कान दी। उसने सुना था कि मेहता की नज़र मयूरी पर है और वो आज ये तमाशा देखना चाहता था। मयूरी को लगा कि उसकी किस्मत वाकई खराब है। खन्ना और मेहता, ये दो बड़ी कंपनियां थी। खन्ना एंटरटेनमेंट अपनी काबिलियत के लिए जाना जाता था, जबकि मेहता एंटरटेनमेंट अपने गैर कानूनी रसूख और गुंडागर्दी के लिए। मयूरी को याद आया कि कुछ दिन पहले वो मेहता के चंगुल से होटल के कमरे से भागी थी। मयूरी सतर्क होकर खड़ी हो गई। वो किसी भी हमले के लिए तैयार थी, लेकिन जो हुआ उसने सबको चौंका दिया। मिस्टर मेहता सीधे मयूरी के पास आया और मुस्कुराकर हाथ हिलाकर बोला, हेलो मिस मेहरा। वहीं मयूरी को भी अपनी आंखों और कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। यह वही आदमी था जो उसका करियर बर्बाद करने पर तुला था। मयूरी ने संकोच के साथ कहा, हेलो मिस्टर मेहता। तभी आगे से मिस्टर मेहता ने मुस्कुराकर कहा, शानदार, आप पिंक लेडी की कास्टिंग के लिए आई हैं। मुझे आपसे बहुत उम्मीदें हैं। आपको मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। मेहता के सीईओ का व्यवहार इतना दोस्ताना और विनम्र था कि मयूरी के रोंगटे खड़े हो गए। मयूरी सोच में पड़ गई कि ये क्या हो रहा है। क्या मेहता उससे डर रहा था? दिल्ली में मेहता और राहुल का रसूख बराबर का था, तो फिर मेहता के व्यवहार में ये अचानक नरमी क्यों आ गई? क्या पर्दे के पीछे कोई ऐसा पावरफुल व्यक्ति था जिससे मेहता भी खौफ खा रहा था? वहीं राहुल भी शांति में ये सब देख रहा था। उसका पारा चढ़ गया। वो जानता था कि मेहता ने मयूरी को ब्लैकलिस्ट कर दिया था, जिसकी वजह से वो 3 साल तक छोटे मोटे काम करने के लिए मजबूर हो गई। वो ये सोच ही रहा था और पागल हो गया था। फिर अचानक मेहता उसके सामने बिछ क्यों रहा है? क्या मयूरी ने सच में किसी नए और ताकतवर मसीहा को ढूंढ लिया था? राहुल की आंखों में संदेह और क्रोध की आग थी। उसे लगा कि मयूरी और मेहता के सीईओ के बीच जरूर कोई फिजिकल कॉम्प्रोमाइज हुआ होगा। तभी तो वो क्रूर आदमी मयूरी के आगे बिछा जा रहा था। तभी मयूरी ने राहुल की नफरत भरी नजरों को महसूस किया। मन ही मन मुस्कुराने लगी। उसे फर्क नहीं पड़ता था कि अब राहुल क्या सोचता है। अब वो उस जिंदगी का हिस्सा ही नहीं था। इसी बीच फिल्म पिंक लेडी का ऑडिशन शुरू हुआ। पैनल में राहुल, मेहता के सीईओ और 3 अमेरिकी डायरेक्टर बैठे थे। लड़कियों की जोड़ियों में बांटा गया। मयूरी का मुकाबला सीधे कविशा से था। उन्होंने हरे रंग के बॉक्स से पर्चियां निकाली। जैसे मयूरी ने पर्ची खोली, उस पर लिखा था आम्रपाली, जो इंडिया के इतिहास की एक नखरीली और विवादित नर्तकी थी। वही कविशा को मिला तरीशा, जो मासूम और सुंदर साधारण लड़की थी। ये देखते ही मधु ने मयूरी के कान में फुसफुसा कर कहा, यह सरासर बेईमानी है। किसी ने बॉक्स के साथ छेड़छाड़ की। कविशा को उसका पसंदीदा मासूम किरदार दिया गया और तुम्हें इतिहास की सबसे बदनाम रखेल का। ये लोग उम्मीद कर रहे हैं कि तुम यहाँ कोई बेडरूम सीन करोगे ताकि तुम्हारा मजाक उड़ा सके। मयूरी ने उन ताने मारती लड़कियों और राहुल के ठंडे चेहरे को देखा। उसने कोई शिकायत नहीं की। उसने प्रॉम्प्स में से कुछ एक लाल रिबन उठाया और मधु को इशारा किया कि हॉल के बीच में से 5 क्रिस्टल पॉम्पलेट सजा दे। सबसे पहले कविशा की बारी आई। उसने एक सफेद कोट पहना,
अपने बालों को मासूमियत से बांधा और बर्फ गिरते हुए सेट पर एक नाव चलाने की एक्टिंग की। उसकी त्रिशा इतनी मासूम और प्यारी लग रही थी। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। राहुल और अमेरिकी डायरेक्टर्स ने सिर हिलाकर उसकी प्रशंसा की। तभी मंच से उतरते ही कविशा ने मयूरी को चुनौती भरी नजरों से देखकर कहा, दीदी मेरा तो हो गया, क्या तुम अपनी उस नखरीली नर्तकी के रोल के लिए तैयार हो? मयूरी ने अपना हरा कोट उतारा। उसने अपनी सफेद शर्ट और जींस ही रहने दी, बस शर्ट का एक कोना कमर में खोंस लिया। उसने जूते उतारे और नंगे पांव उन 5 क्रिस्टल थालियों पर खड़ी हो गई। राहुल सन रह गया। वो जानता था कि मयूरी संगीत और डांस में माहिर थी, लेकिन क्या वो वाकई उस किंवदंती को सच कर पाएगी? जैसे ही संगीत शुरू हुआ, मयूरी का शरीर एक कोमल टहनी की तरह लहराया। वो उन छोटी छोटी क्रिस्टल थालियों पर इतनी कुशलता और हल्केपन से नाच रही थी, मानो उसका कोई वजन ही ना हो। उसका लाल रिबन हवा में बिजलियां कुंधा रहा था। उसका आकर्षक शरीर तेजी से घूमने लगा। क्रिस्टल की चमक उसकी खूबसूरती को और बढ़ा रही थी। हॉल में मौजूद अमेरिकी डायरेक्टर अपनी सीटों पर खड़े हो गए। उन्हें लगा था कि पॉम पर डांस करना सिर्फ एक कहानी है, लेकिन मयूरी ने उसे हकीकत बना दिया। राहुल मंत्रमुग्ध होकर उसे देख रहा था। मयूरी के चेहरे पर एक मोहक और दिलकश मुस्कान थी, लेकिन जैसे ही उसे एहसास हुआ कि मयूरी की वो मुस्कान उसके लिए नहीं, बल्कि मंच की कला के लिए थी, उसका क्रोध फिर से भड़क उठा। वो ये बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा था कि मयूरी ने उसे पूरी तरह इग्नोर कर दिया है। मयूरी ने साबित कर दिया था कि वो बदनाम रकेल के किरदार में भी एक देवी की तरह रेपुटेड और कलात्मक दिख रही थी। मयूरी ने मंच पर मौजूद अन्य जजों को देखकर तो मधुर मुस्कान बिखेर दी, लेकिन राहुल की तरफ एक नजर तक नहीं डाली। उसका यह बेरुखापन राहुल को अंदर ही अंदर से काटने लगा। ये देखते ही राहुल के मन में सवालों का बवंडर था। उसने मन ही मन में सोचा, उसका इससे क्या मतलब है? वो मुझे ऐसे इग्नोर कैसे कर सकती है? वहीं मेहता एंटरटेनमेंट के सीईओ मयूरी को टकटकी लगाकर देख रहा था। उसकी नजरें लालची थी, लेकिन तभी उसे याद आया कि तीसरी मंजिल की रेलिंग पर यंग मास्टर सिद्धार्थ खड़े हैं। सिद्धार्थ का चेहरा सख्त और प्रभावशाली था। मेहता में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो सिद्धार्थ की पसंद की लड़की पर कोई गलत नजर डाले, इसलिए उसने अपनी जांग पर चुटकी काटी और एक शरीफ इंसान की तरह बैठने का नाटक किया। सिद्धार्थ ऊपर से खामोशी से मयूरी को निहार रहा था। उसने देखा कि पसीने से तरबतर मयूरी का शरीर डांस की हर लय के साथ कैसे बिजली की तरह कौंध रहा था। मयूरी बचपन से ही बैले में निपुण थी। उसने अपनी बैले की तकनीक और ट्रेडिशनल डांस का ऐसा मिश्रण किया कि अमेरिकी डायरेक्टर अपनी पलकें झपकाना ही भूल गए। जब डांस का अंतिम क्षण आया तो मयूरी ने एक बेहद कठिन पोज कर अंत करने की सोची, लेकिन अचानक उसके टखने में तेज मोच आ गई। मयूरी को लगा कि वो गिरकर शर्मिंदा खुद को कर लेगी, लेकिन गिरने के दौरान ही खुद को एक सुंदर मुद्रा में ढालने की कोशिश की ताकि वो परफॉर्मेंस का हिस्सा लगे, लेकिन वो जमीन तक नहीं पहुंची। सबसे करीब खड़े राहुल ने तेजी से आगे बढ़कर मयूरी की कोमल कमर को अपनी मजबूत बाहों में थाम लिया। मयूरी के शरीर की गर्माहट और कसरत के बाद भी भीनी खुशबू राहुल के होश उड़ा रही थी। मयूरी का चेहरा ओंस से भीगे गुलाब के जैसा लग रहा था। उसने राहुल की आंखों में देखकर एक शरारती मुस्कान दी और नखरे से फुसफुसा कर कहा, शुक्रिया सीओ खन्ना। ये सब देखकर पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। तभी डायरेक्टर ने चिल्लाकर कहा, कट। ये परफॉर्मेंस एकदम सटीक थी। तभी मयूरी ने झटके से राहुल को पीछे धकेला और बिना किसी झिझक के अपनी सलीकेदार मुद्रा में वापस खड़ी हो गई। अमेरिकी डायरेक्टर ने सबसे पहले खड़े होकर थम्स अप दिया। इसके बाद मयूरी पैनल को धन्यवाद देकर ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ी, लेकिन रास्ते में चलते चलते कविशा के पास रुक गई। उसने सबके सामने कविशा से ऊंची आवाज में कहा, मेरी प्यारी बहन, मेरा काम हो गया। और हाँ, सीओ खन्ना का बहुत शुक्रिया, वरना मैं गिर जाती। वो जानबूझकर कविशा को चिढ़ा रही थी। वहीं कविशा गुस्से में नीली पीली पड़ गई, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाई। दूसरी तरफ राहुल को अपनी बेबसी पर गुस्सा आ रहा था। उसे लगा कि मयूरी उसे अपनी उंगलियों पर नचा रही है। वहीं ऊपर तीसरी मंजिल पर खड़े सिद्धार्थ का चेहरा ये सब देखकर तमतमा उठा। उसने मयूरी को राहुल की बाहों में गिरते और फिर उसे थैंक यू कहते सुना था। उसने झटके से अपना अरमानी सूट हवा में लहराया और मुड़ते हुए ऑर्डर देकर कहा, मीटिंग। तभी सिद्धार्थ के पीछे चल रहे उसके दोस्त अभिराज ने चुटकी लेकर कहा, बड़ी जेलिसी हो रही है ना?
वो अपने दोस्त के मजे ले रहा था। आगे से सिद्धार्थ ने उसे घूर कर कहा, चुप रहो। उसकी आवाज में गुस्सा साफ झलक रहा था। वहीं अभिराज को मजा आ रहा था। दिल्ली का सबसे शांत आदमी आज एक लड़की के लिए आपा खो रहा था। वहीं उधर मयूरी हाथ मुंह धोने के लिए वॉशरूम गई, जहां गलियारे में कविशा ने उसे रोक लिया। कविशा ने उसकी तरफ देखकर कहा, मयूरी दीदी, इन सब बातों का क्या मतलब है? मैं जानती हूँ कि आप मुझे माफ नहीं करना चाहती, लेकिन राहुल अब मेरा बॉयफ्रेंड है। आपने उससे सगाई भी तोड़ ली, तो फिर आप सबके सामने उसके इतने करीब क्यों जा रही हैं? कविशा की आवाज में बनावटी रुलाई थी। आगे से मयूरी ने कविशा के ताने का जवाब एक जहरीली मुस्कान के साथ देकर कहा, कविशा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे सवाल पूछने की? जब वो मेरा मंगेतर था, तब अमेरिका में मेरी पीठ के पीछे उसके गले लगते हुए क्या तुम्हें बुरा नहीं लगा था? ये कहते हुए मयूरी 2 कदम आगे बढ़ी। उसने कविशा के कान के पास झुककर फुसफुसा कर कहा, और हाँ, क्या तुमने अभी देखा नहीं? उसी ने लपक कर मेरी कमर थामी, मुझे अपनी गोद में लिया। अब मैं क्या करूं? बेवकूफ लड़के हमेशा उन चीजों के पीछे भागते हैं जिन्हें वो पा नहीं सकते। मुझे गिरता देखकर उसकी रूह कांप गई थी। मयूरी की ये बात सुनकर कविशा ने गुस्से में अपनी मुट्ठी खींच ली। अपना मासूमियत का मुखौटा उतार फेंका। उसने गुस्से में चिल्लाकर कहा, तुम्हें लगता है कि तुम जीत गई? चाहे तुम कितना भी नाच लो, लेकिन यहाँ सबकी आंखों में तुम्हारे लिए सिर्फ नफरत है। तुम यहाँ सबकी दुश्मन बन चुकी हो। उसकी बात सुनकर मयूरी ने व्यंग भरी हंसी हंसकर कहा, कविशा, क्या तुम भी उन जलने वालों में से एक हो? ये कहते हुए 1 सेकंड तक कविशा के जवाब का इंतजार करती रही, लेकिन जब कविशा ने कुछ नहीं कहा, तो मयूरी ने आगे कहा, 20 साल तक मैंने तुम्हें अपनी बहन माना। तुमने मुझसे मेरा मंगेतर ही छीन लिया। अब तुम मुझसे इसलिए जलती हो क्योंकि मैं तुमसे कहीं ज्यादा खूबसूरत हूँ। इसमें मेरी गलती नहीं है कि ऊपर वाले ने मुझे ये चेहरा दिया। अगर इतनी ही जलन है तो कोरिया जाकर प्लास्टिक सर्जरी करवा लो, शायद थोड़ी मेरी जैसी दिख जाओगी। मयूरी के शब्द किसी कोड़े की तरह थे। तभी कविशा की आंखों से आंसू भर आए। उसका चेहरा अचानक बदल गया। उसने रोकर कहा, दीदी, मैं तो बस तुम्हारे भले के लिए सब कर रही थी। वो अभी भी मासूम बनने का नाटक कर रही थी, लेकिन उसकी ये बात सुनकर मयूरी चिढ़ गई। उसने गुस्से में कहा, क्यों? क्या राहुल पीछे खड़ा है? मयूरी मुड़ी नहीं, लेकिन वो समझ गई कि कविशा राहुल की वजह से मासूम बनने का नाटक करती है। इसलिए उसने अपनी आवाज और ऊंची करके कहा, चूंकि वो यहाँ है तो उसे सुनने दो। मयूरी को छोड़कर तुम्हें चुनना उसके गिरते हुए स्टैंडर्ड का सबूत है। सिवाय दयनीय दिखने में तुम्हें और आता भी क्या है? तुम्हें सिर्फ एक शो पीस वाइफ बनकर रह सकती हो। एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में टिकने के लिए जिगर चाहिए, जो तुम्हारे पास है ही नहीं। अब कविशा के लिए ये असहाय था। वो रोते हुए मयूरी के पास से गुजरी और सीधा राहुल की बाहों में जा गिरी। उसने रोते हुए बड़ी ही मासूमियत से कहा, राहुल, दीदी मेरे साथ अन्याय कर रही है। राहुल ने ठंडे स्वर में कहा, तुम रो मत, पहले घर जाओ, यहाँ मैं सब कुछ संभाल लूंगा। कविशा समझ गई कि राहुल अब मयूरी से अकेले में बात करना चाहता है। उसे डर लगा, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाई और वहां से चली गई। राहुल ने मयूरी की नफरत भरी नजरों से देखा। तभी मधु दौड़ती हुई आई और उसने मयूरी के कान में फुसफुसा कर कहा, मयूरी, बहुत बड़ी खबर है। मिस्टर मेहता और एक अमेरिकी डायरेक्टर ने तुम्हें पक्ष में वोट दिया, लेकिन बाकी 2 अमेरिकियों ने राहुल के डर से कविशा को वोट दिया है। अब सिर्फ राहुल का वोट बाकी है, जो आखिरी फैसला लेगा। अगर तुम्हें माँ के इलाज के लिए पैसे चाहिए तो राहुल से बात कर लो। मयूरी हैरान थे कि मेहता के सीईओ ने उसे वोट दिया। वो जानती थी कि राहुल ही मेन डायरेक्टर है, इसलिए अमेरिकियों ने उसे के लवर कविशा का साथ दिया था। अब सब कुछ राहुल के हाथ में था। मयूरी हिचकिचाई। क्या उसे उस शख्स के सामने भीख मांगनी होगी जिसने उसे धोखा दिया? राहुल ने मयूरी के चेहरे के भाव पढ़े। तिरस्कार से उसकी नाक सिकोड़ी और आगे बढ़ गया। मयूरी ने गहरी सांस ली और तेजी से उसके पीछे दौड़ी। उसने अपनी माँ की जान बचानी थी। उसके लिए इस जंग को जीतना जरूरी ही था। राहुल एक कमरे में चला गया। उसने जानबूझकर दरवाजा खुला छोड़ दिया, मानो उसे यकीन था कि मयूरी हार मानकर उसके पीछे आएगी। मयूरी ने भारी मन से दरवाजा खोला, अंदर कदम रख दिया। राहुल खिड़की के पास खड़ा सिगरेट पी रहा था। मयूरी ने सीधे मुद्दे की बात पर आकर राहुल से कहा, राहुल, मुझे पिंक लेडी में मेन लीड का रोल चाहिए। मेरा हुनर तुमने देखा है। मैं कविशा से बेहतर प्रदर्शन करूंगी, तुम्हारी कंपनी को भारी मुनाफा दिलाऊंगी। आगे से राहुल ने सिगरेट की राख झाड़ी। मयूरी का कॉन्फिडेंस उसे 3 साल पहले की मयूरी की याद दिला रहा था। वो शांत और अड़िग स्वभाव,
लेकिन उसके भीतर एक अजीब सी कड़वाहट घुली थी। अम्रपाली के रूप में मयूरी को देखने के बाद उसे लगा कि उसका कोई कीमती हिस्सा उसे छीन लिया गया है। वो खामोशी से मयूरी को देख रहा था। वहीं मयूरी को राहुल की खामोशी से घिन आ रही थी। वो जानती थी कि राहुल उसकी बातों पर विचार कर रहा है। उसने अपनी आवाज थोड़ी नरम की, रिक्वेस्ट भरे स्वर में कहा, राहुल, मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। मेरी माँ की किडनी सर्जरी के लिए मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए। भले ही हमारा रिश्ता खत्म हो गया हो, लेकिन याद करो मेरी माँ तुम्हें कितना मानती थी। प्लीज उनके लिए मुझे वोट दे दो। मयूरी की बात सुनकर राहुल के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। उसे लगा कि मयूरी के पावर अब उसके पैरों पर गिर रही है। उसे मयूरी का वो भीगा हुआ शरीर और उसकी मोहक खुशबू याद आने लगी। वासना और क्रोध का एक मिला जुला तूफान उसके भीतर उठने लगा। वो मयूरी को एक कमरे में बात करने के लिए ले गया। कमरे में जाते ही उसने सिगरेट बुझाई और बिस्तर के किनारे बैठ गया। उसने मयूरी को ऑर्डर देकर कहा, इधर आओ। मयूरी संकोच के साथ आगे बढ़ी। राहुल ने एक झटके में उसकी कलाई पकड़ी और उसकी त्वचा रेशम जैसी कोमल थी। मयूरी ने हाथ झटकने की कोशिश करके कहा, राहुल, अपनी बात कहो लेकिन मुझे छुओ मत। लेकिन अगले ही पल राहुल ने ताकत का इस्तेमाल किया। मयूरी को अपनी बाहों में खींच लिया। मयूरी ने संघर्ष किया, लेकिन राहुल ने उसे अपनी टांगों के बीच जकड़ लिया। उसने घड़ी की तरफ देखा और कर्कश आवाज में मयूरी से कहा, तुम्हें 1 करोड़ चाहिए ना? मैं तुम्हें सोचने के लिए आधा घंटा देता हूँ। तुम्हारे साथ एक रात बिताने की कीमत मैं 1 करोड़ दूंगा। ये सौदा बुरा है। अब आगे तुम खुद समझदार हो। मुझे कोई जल्दबाजी भी नहीं है। तुम ये सोचकर भी बता सकती हो। राहुल की ऑफर सुनकर मयूरी प्रसन्न रह गई। उसे अपनी आंखों के सामने अंधेरा छाता हुआ महसूस हो रहा था। वो आदमी जिसने कभी उससे प्यार किया था, आज उसे खरीदने की बात कर रहा था। मयूरी ने एक ठंडी मुस्कान के साथ कहा, आधा घंटा? और कविशा, वो तो बाहर ही है। कविशा का नाम सुनकर राहुल एक पल के लिए ठिठका, लेकिन फिर उसका अहंकार जाग उठा। उसने मयूरी को बिस्तर पर पटका और उसके ऊपर झुक गया। उसने मयूरी की आंखों में देख कर कहा, कविशा समझ जाएगी कि मर्द बाहर मौज मस्ती करते हैं। उसे पता भी नहीं चलेगा कि मैं तुम्हारे साथ हूं। ये कहते हुए मयूरी को चूमने के लिए आगे बढ़ा। उसको लग रहा था कि मयूरी ने उसकी ऑफर एक्सेप्ट कर ली है, लेकिन तभी मयूरी ने अपना चेहरा फेर लिया। ये देखते ही राहुल ने उसे गाली देकर कहा, कमीनी, अभी नखरे दिखा रही हो, बाद में तुम मेरे आगे भीख मांगोगी। जैसे ही राहुल दोबारा उसके करीब आने लगा, उसे अपने पेट पर एक नुकीली और ठंडी चीज का एहसास हुआ। वो ठिठका, सीधा हुआ और नीचे देखा। मयूरी के हाथ में सेल्फ डिफेंस के लिए रखी एक छोटी सी तीखी छुरी थी, जिसकी नोक राहुल के पेट में धसी हुई थी। मयूरी की आंखों में अब आंसू नहीं बल्कि मौत जैसी ठंडक थी। मयूरी ने फौलादी आवाज में कहा, एक कदम और आगे बढ़े तो मैं ये अंदर तुम्हारे उतार दूंगी। मुझे पैसे चाहिए, लेकिन तुम्हारी दी हुई जिल्लत नहीं। राहुल ने हैरानी और खौफ से अपनी आंखें फाड़ दी। उसने हैरान होकर कहा, मयूरी, तुम्हारे पास चाकू है। तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? ये सब तो तुम्हारी मर्जी से हो रहा था। मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती थोड़ी ना कर रहा हूं। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक लड़की अपने पास इतना तेज हथियार छिपा कर रखेगी। लेकिन तभी आगे से मयूरी ने बिना कुछ कहे वो धारदार चाकू राहुल के पेट पर थोड़ा और दबाया, जिससे राहुल पीछे हटने पर मजबूर हो गया। मयूरी ने खुद को उसके चंगुल से मुक्त किया और बिस्तर से उठ खड़ी हुई। उसने चाकू को सलीके से अपने जेब में रखा और एक ठंडे मुस्कान के साथ राहुल से कहा, यह चाकू मैंने तुम जैसे विकृत मानसिकता वाले जानवरों से बचने के लिए रखा है। बाहर बहुत से लोग मेरा फायदा उठाना चाहते हैं और अब मुझे खुद अपनी रक्षा करनी होगी। मयूरी की यह बात सुनकर राहुल अवाक रह गया। मयूरी ने उसकी पैंट की तरफ तिरस्कार से देखा और हंसकर बोली, सीओ खन्ना, 1 करोड़ में मेरे साथ सोने का सपना देख रहे हो। शायद तुम्हें बाजार की समझ नहीं है। अरबपतियों ने मुझे सिर्फ 10 मिनट के लिए 2 करोड़ और लैम्बोर्गिनी तक की पेशकश की। फिर भी मैं पिछले 3 साल से संघर्ष कर रही हूँ, लेकिन कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। अगर मैं सच में खुद को बेचना चाहती तो क्या आज तुम्हारी मिन्नतें कर रही होती? ये कहते हुए मयूरी ने आंखों में आंसू भर लिए, लेकिन उसने उन्हें बहने तक नहीं दिया। उसने अपनी नाक सिकोड़कर फुसफुसा कर कहा, छोड़ो, एक जानवर से बात करने का फायदा ही नहीं है। वो यह कहकर मुड़ी और कमरे से बाहर निकल गई। गलियारे में उसे मधु मिली। मधु ने उसको देखते ही कहा, मयूरी, तुम कहाँ थी? तुम्हारे बाहर आते ही खबर आई कि राहुल के वोट से फिल्म कविशा को मिल गई है। उसकी बात सुनकर मयूरी ने बस निराशा में अपना सिर हिलाया।
वो जानती थी कि राहुल ने उसे सिर्फ जलील करने के लिए कमरे में बुलाया था। इसलिए उसने मधु से कहा, चलो मधु, भगवान एक रास्ता बंद करता है तो दूसरा खोल देता है। मैं पैसे कहीं और से जुटा लूंगी। और जैसे ही वो बिल्डिंग से बाहर निकली, उसको राहुल का फोन आया। जैसे ही उसने कॉल अटेंड किया, आगे से राहुल ने कहा, मयूरी, अगर सच में 1 करोड़ चाहिए तो आज रात मेरे ऑफिस में आओ। लेकिन इधर से मयूरी ने बिना कुछ कहे फोन काट दिया। मन ही मन बुदबुदा कर बोली, अपना गंदा पैसा अपने पास रखो राहुल, मुझे जरूरत नहीं है। यह कहकर वो मधु के साथ आगे बढ़ गई। वहीं उधर दूसरी तरफ मीटिंग खत्म होने पर सिद्धार्थ मीटिंग हॉल से बाहर निकला। तभी उसके सेक्रेटरी चेतन ने उसके कान में फुसफुसा कर कहा, सर, कविशा को रोल मिल गया। मयूरी और राहुल 13 मिनट तक कमरे में अकेले थे। इस तरह उसने पूरी डिटेल सिद्धार्थ को बता दी। उसकी बात सुनते ही सिद्धार्थ का चेहरा सख्त हो गया। उसने तुरंत फोन निकाला और डायरेक्टर कुशल शर्मा को फोन करके कहा, कुशल, तुम्हारी फिल्म का इन्वेस्ट करने की बात याद है? तुमने एक बार मुझसे इन्वेस्ट करने के लिए कहा था। आज मुझे अचानक उसमें इंटरेस्ट जाग उठा। वो फोन पर ही इस इन्वेस्टमेंट के बारे में डिस्कस करने लगा। वहीं उधर शाम को मयूरी हॉस्पिटल पहुंची। उसकी मां चंचल की हालात नाजुक थी। मयूरी ने उन्हें कंबल उठाया और खुद को स्ट्रॉन्ग किया। उसने अपने पिता धर्मपाल को फोन लगाया। आखिरी मयूरी की मां की जान बचाने के लिए 1 करोड़ धर्मपाल के लिए कोई बड़ी बात भी नहीं थी। फोन पर अजीब सी आवाजें आ रही थी, जो मयूरी के बोलते ही बंद हो गई। धर्मपाल ने मयूरी से कहा, ठीक है मयूरी, कल रेड फेरी होटल आ जाना। हम साथ में डिनर करेंगे और चेक की बात करेंगे। उसकी ये बात सुनकर मयूरी को शक तो हुआ, पर उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। तभी उसी समय हेमंत हॉस्पिटल पहुंचा। मयूरी को अपना बैंक कार्ड देकर बोला, मयूरी, इसमें 20 लाख है, इसे रख लो। लेकिन मयूरी ने उसको लेने से मना कर दिया। नहीं हेमंत, मेरे पास पैसे देने के लिए मेरे पापा मान गए। कल चेक मिल जाएगा, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसकी बात सुनकर हेमंत आश्वस्त होकर चला गया। उसी समय उधर मेहरा विला में कविशा अपने कमरे की तरफ भागी। उसने देखा कि बेडरूम का दरवाजा आधा खुला है। उसकी माँ कृतिका और पापा धर्मपाल एक दूसरे में खोए हुए थे। कृतिका ने धर्मपाल की गर्दन पर हाथ रखकर नखरे से कहा, अभी मयूरी के बारे में मेरी बात मान लीजिए। उसे उस बूढ़े इन्वेस्टर के पास भेजना उसके और हमारे दोनों के लिए भले के लिए है। धर्मपाल, जो लस्ट में अंधा था, हाँफ कर बोला, मैंने तुम्हारी बात सुन ली है जान। मैंने उसे कल रात खाने पर बुलाया। सब तुम्हारी प्लानिंग के अनुसार होगा। उसकी बात सुनकर कृतिका ने विनिंग मुस्कान के साथ धर्मपाल के छाती पर उंगली फेरी और उसे बाहों में खींच लिया। ये सब देखकर कविशा ने शर्म और घबराहट में बेडरूम का दरवाजा बंद कर दिया और नीचे भाग गई। उसने 1 घंटे तक इंतजार किया, जिसके बाद कृतिका रेशमी स्लीपिंग गाउन पहने इठलाती हुई नीचे आई। उसको नीचे आते देखकर कविशा ने परेशान होकर उससे कहा, माँ, अनर्थ हो गया। उस मयूरी ने सबके सामने आपके और पापा की सच्चाई बता दी। अब सब आपको रखेल कहे रहे हैं। कल अखबारों में आपकी बदनामी होगी। लेकिन आगे से कृतिका ने शांत भाव से चाय की चुस्की लेकर कहा, यह सब तुम्हारी बेवकूफी है। मैंने कहा था कि राहुल को पूरी तरह अपने वश में कर लो, लेकिन तुम मयूरी से उलझ गई। खैर, मयूरी का इंतजाम मैंने कर दिया और राहुल की पीआर टीम इस मामले को संभाल लेगी। तुम बस अपनी चमक बनाए रखो। उसकी बात सुनकर कविशा चहक उठी। उसने खुश होकर कहा, सच में माँ? उसे अपनी माँ की काबिलियत और राहुल के प्यार पर पूरा भरोसा था। तभी कृतिका ने आगे कहा, एक औरत को अंपायर नहीं जीतना होता कविशा। उसे बस उस पुरुष को जीतना है जो उस अंपायर को चलाता है। मैंने तुम्हारे पापा को वश में किया, तुम राहुल को करो। वहीं उसकी बात सुनकर कविशा ने गर्व से सिर हिलाया। ऐसे ही प्लानिंग और साजिशों के बीच पूरी रात और अगला दिन बीत गया। अगली शाम मयूरी हॉस्पिटल से सीधे रेड फेरी होटल पहुंची। उसे उम्मीद थी कि उसके पापा धर्मपाल उसकी मां के इलाज के लिए 1 करोड़ का चेक देंगे। जैसे वो पर्सनल कमरे में आई, उसने देखा कि वहां उसके पिता के साथ एक लगभग 35-40 साल का मोटा और भद्दा सा आदमी बैठा था। तभी धर्मपाल ने मयूरी के कमरे में दाखिल होता हुआ देखा और उसने एक्साइटेड होकर कहा, मयूरी, आओ बैठो बेटा। धर्मपाल की बात सुनकर मयूरी बैठ गई, लेकिन उसे सामने वाले आदमी की घूरती हुई नजरों का एहसास हुआ। फिर भी मयूरी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। सीधे मुद्दे की बात पर आकर कहा, पापा, माँ की सर्जरी कल है, पैसों की बात। लेकिन तभी धर्मपाल ने उसकी बात को बीच में काटकर जूस का गिलास आगे बढ़ाकर कहा, पैसे मिल जाएंगे मयूरी, लेकिन तुम कब तक अकेले रहोगे? ये मिस्टर वर्मा है, मेरे बिजनेस पार्टनर। ये तुम्हें बहुत पसंद करते हैं। इनसे शादी कर लो तो तुम्हारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। धर्मपाल की बात सुनकर मयूरी अवाक रह गई।
उसने तीखे स्वर में कहा, तो ये एक सौदा है? आप अपनी बेटी को उस उम्रदराज आदमी को बेच रहे हैं? ये कहते हुए उसने चेक मांगा, जिस पर धर्मपाल ने गुस्सा किया और बहाना बनाकर फोन सुनने बाहर चले गई। तभी एक वेट्रेस अंदर आई। उसने टेबल पर एक गुलाबी मोमबत्ती जलाई। मयूरी को उसकी खुशबू थोड़ी अजीब लगी। जैसे ही धर्मपाल बाहर आ गया, वहां मिस्टर वर्मा मयूरी के पास आकर बैठ गया। उसने मयूरी के पास बैठकर कहा, मिस मयूरी, आपके पापा वापस नहीं आएंगे। उन्होंने मुझे आपको सौंप दिया है। मुझे अपना बॉयफ्रेंड बना लो, मैं तुम्हें 1 करोड़ क्या, उससे भी ज्यादा दूंगा। और वो ललचाई नजरों से मयूरी को देखने लगा। वहीं उसकी बात सुनकर मयूरी ने नफरत से उसको देखकर कहा, अपने चेहरे को आईने में देखो। तुम मेरे पापा की उम्र के हो। तुम्हें क्या सच में लगता है कि चंद पैसों के लिए तुम मुझे खरीद सकते हो? ये कहते हुए उसने जोश का गिलास उसके चेहरे पर दे मारा। दरवाजे की तरफ भागी, लेकिन जैसे ही दरवाजा खोलने की कोशिश की, वो दंग रह गई। दरवाजा बाहर से बंद था। वो समझ गई कि ये सब उसके पापा ने किया है, इसके पहले कि वो इस मुसीबत का कोई हल निकाल पाती। तभी अचानक उसका सिर घूमने लगा। उसके पैर कांपने लगे। उसे एहसास हुआ कि गुलाबी मोमबत्ती में नशीला पदार्थ था, जिसके नशे में वो जमीन पर ढह गई। तभी मिस्टर वर्मा ने अपनी बेल्ट उतार कर कहा, भागने का कोई फायदा नहीं मयूरी, आज रात तुम मेरी हो। ये कहकर वो मयूरी की तरफ आगे बढ़ने लगा। तभी मयूरी ने लड़खड़ाती आवाज में पूछा, मेरे पापा ऐसा नहीं कर सकते। उन्हें किसने उकसाया है, मुझे बताओ। मयूरी को शक हो रहा था, जरूर इसके पीछे उस माँ बेटी का कोई ना कोई हाथ तो जरूर होगा। वहीं मयूरी की बात सुनकर मिस्टर वर्मा ने ठहाका मारकर हंसकर कहा, तुम्हारी सौतेली माँ कृतिका ने, उसी ने कहा था कि तुम बहुत जिद्दी हो, इसलिए तुम्हें नशीली दवा देना जरूरी है। तभी मयूरी की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसने अपना खून और उसके पिता ने उस एक दरिंदे के हवाले कर दिया। उसी समय मिस्टर वर्मा ने मयूरी के चेहरे पर अपनी गंदी उंगलियों से छू कर कहा, वाह, दिल्ली के नंबर 1 सोशलाइट होने का गौरव तुम पर फपता है। कोई भी आदमी तुम जैसी खूबसूरत बला को पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ ये देखकर पूरी दुनिया हमसे जले। मैं हर दिन तुम्हारे साथ मजे करूंगा। वहीं मयूरी ने अपनी हथेली से जोर से काटा ताकि होश में रहे। अब वो धर्मपाल से पूरी तरह टूट चुकी थी। अब कृतिका और उसके पापा में कोई फर्क नहीं था। तभी वो मिस्टर वर्मा मयूरी पर झपटा और उसे दीवार से सटाकर उसकी कमीज के बटन फाड़ने लगा। आगे से मयूरी ने अंतिम ताकत जुटाकर अपनी जेब से चाकू निकाला और उसके सीने पर वार कर दिया, लेकिन नशे की वजह से उसका हाथ कांप गया। तभी मिस्टर वर्मा ने उससे चाकू छीन लिया और मयूरी को एक जोरदार थप्पड़ मारा, जिससे मयूरी का सिर दीवार से टकराया। उसने लगातार मयूरी का सिर कई बार दीवार पर पटका। मयूरी के माथे से गर्म खून बहकर उसकी आंखों में बहने लगा। उसे दर्द महसूस होना बंद हो गया था। वो सुन पड़ गई थी। उस दरिंदे ने उसे सोफे पर पटकार उसकी जींस खींचने लगा। तभी मयूरी ने सिसक कर मदद के लिए चिल्ला कर कहा, कोई है, कोई है, प्लीज मेरी मदद करो, प्लीज। लेकिन उसे पता था कि पिछले 3 सालों में उसकी मदद के लिए कोई नहीं आया था, तो आज कौन आएगा। वही मिस्टर वर्मा अब उस पर हैवी पड़ रहा था। जैसे उसकी आंखों में लस्ट की लाली उतरी, तभी कमरा अचानक खुल गया। ताला खुलने की आवाज सुनते ही वो जोर से चिल्लाया, किसकी हिम्मत हुई है मुझे डिस्टर्ब करने की। तभी उसने देखा सामने वेटर खड़ा था, जिसके हाथ में चाबियों का गुच्छा था। उसको देखते ही वर्मा ने वेटर को डांटना शुरू किया, लेकिन तभी उस वेटर ने पीछे से चेतन बाहर आया। चेतन ने सामने आते ही शांति से कहा, मैंने उसे दरवाजा खोलने को कहा था। और ये कहते हुए उसने अपना बिजनेस कार्ड मिस्टर वर्मा के आगे बढ़ा दिया। कार्ड देखते ही मिस्टर वर्मा के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने घबरा कर कहा, यही हूं यंग मास्टर सिद्धार्थ, मेरा मतलब उन्हें नाराज करना नहीं था। तभी चेतन ने अपने पीछे खड़े 2 बॉडीगार्ड्स को इशारा किया। उन्होंने तुरंत मिस्टर वर्मा को दबोच लिया। तभी चेतन ने कहा, यह कानून का समाज है, तुम्हें जेल की हवा खानी होगी ताकि तुम्हारी गर्मी शांत हो। मिस्टर वर्मा गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन किसी ने उसकी एक भी नहीं सुनी और दोनों बॉडीगार्ड उसे घसीटकर बाहर ले गए। तभी मयूरी ने कांपते हाथों से अपनी जींस ऊपर की। वो किसी घायल हिरणे की तरह सोफे पर कोने में सिमट गई। जब चेतन उसके पास आया तो उसने चिल्लाकर कहा, मेरे पास मत आना, तुम कौन हो। तभी चेतन ने एक बोतल खोली और पुदीने की हरी ताजगी भरी मयूरी की नाक तक पहुंच गई। तभी चेतन ने सम्मान के साथ कहा, मैडम, घबराइए मत, यह दवा आपके दिमाग के नशीली गैस के असर से आपको बचाएगी। उसने इतना ही कहा कि धीरे धीरे मयूरी को होश आने लगा और उसकी धुंधली दृष्टि साफ हो गई। अब क्या करेगी मयूरी?
क्या मयूरी कभी जान पाएगी कि यह मदद सिद्धार्थ ने की थी, और अब वो सिद्धार्थ से कैसे उसके पास जा पाएगी? जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी कहानी जिद्दी बिलेनियर के साथ। दोस्तों, कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें और लाइक जरूर से जरूर करें।